नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम समझेंगे तो संभलेंगे में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी ने पूरे देश में कहर बरपा रखा है। केवल बीमारी ही नहीं, इसके साइड इफेक्ट भी हमें परेशान कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है अवसाद, जिसके चलते कई लोगों की जानें जा रही हैं। दरअसल इस बीमारी के चलते अकेला व्यक्ति संक्रमित नहीं हो जाता, वो संक्रमित तो होता ही है लेकिन वो डिप्रेशन से घिर जाता है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है समाज की, यानी परिवार, दोस्त और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की, आपकी, हमारी। आखिर संक्रमित को इस बीमारी से सही सलामत उबार लेने में इन दिनों किस चीज की अहम आवश्यकता है और किस चीज की भूमिका आवश्यक है, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि समझेंगे तो संभलेंगे में हम ऐसे मुद्दों पर, ऐसे बिंदुओं पर बातचीत कर सकें जहां नकारात्मक खबरें हर तरफ हैं। ऐसी खबरें हैं अखबारों में और न्यूज़ चैनलों में जो डराती है, हमारे भीतर खौफ पैदा कर देती है। ऐसे में सकारात्मक सोच के जरिए और सकारात्मक विचारों के जरिए और पॉजिटिव विचारों के जरिए हम कैसे इस बीमारी को दूर भगा सकते हैं, वो कौन से अहम पहलू हैं जो समाज के लोगों को, आम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए पहले रिपोर्ट। शहर सूने हैं, गलियां सूनी हैं, लोग अकेले हैं, समाज जरूरी है। जी हाँ, कोरोना महामारी का सबसे खराब असर यही है कि इंसान अकेला होता जा रहा है। संक्रमित होते ही व्यक्ति अकेला हो जाता है। मजबूरी में अपने भी दूर हो जाते हैं, माँ से बच्चे दूर हो जाते हैं, पिता परिवार से कट जाता है, दोस्ती के बीच जरूरी दूरी हो जाती है। नतीजा अकेलापन और उसके बाद डिप्रेशन। जाहिर है ऐसे में संक्रमित के प्रति समाज की ये जिम्मेदारी है। जिस्मानी तौर पर भले ही कोई दूर और अकेला हो, लेकिन जहनी तौर पर उसे अकेला न छोड़ा जाए। बीमारी के प्रोटोकॉल और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी ये बातें जोड़नी होंगी ताकि कोई अवसाद का शिकार ना हो। लेकिन इस पूरे मसले को सिर्फ सरकार के भरोसे छोड़ देना ही ठीक नहीं होगा। सरकार से ज़्यादा इसमें समाज की भूमिका होनी चाहिए, खास तौर पर संक्रमित के आसपास के लोगों की, उसके घर के लोगों का, उसके रिश्तेदारों की और उसके पड़ोसियों की। संचार क्रांति के इस दौर में जबकि संवाद के साधनों की कोई कमी नहीं है, अगर कोविड में संवाद का एक पूरा सिस्टम तैयार किया जाए तो निश्चित रूप से ये संक्रमितों के इलाज में खास मददगार साबित हो सकता है और कम से कम हम एक मोर्चे पर कोरोना का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, भोपाल। तो बिल्कुल एक बात सत्य है कि समाज की भूमिका, आपकी और हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है और तभी हम लोगों को सकारात्मक भाव से उनकी बीमारी दूर करने में मददगार साबित हो पाएंगे। कोशिश हमारी यही है। तो चलिए पहले आपको मेहमानों से मुखातिब करा देते हैं, गेस्ट पैनल से मुखातिब करा देते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ेंगे। दो खास एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पैनल में हमारे साथ इंदौर स्टूडियो से हर्षवर्धन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत है। और सत्यकांत त्रिवेदी जी, हर बार की तरह लोगों का टेंशन छू मंतर करने वाले मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, सर आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं हर्षवर्धन जी आप ही से करूंगा और इस समय संयोग कहूंगा। 4 दिन पहले आपने मुझे व्हाट्सएप पे कविता भेजी थी, मैंने पढ़ा उसे और पढ़ के मेरे भीतर भी एक उम्मीद जागी कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो, आने वाले वक्त में अच्छे वक्त को आना ही पड़ेगा। और संयोग ऐसा है कि 4 दिन पहले आपकी भेजी हुई कविता अब इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर पेज से पोस्ट होती है मंडे मोटिवेशन में। तो चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपके खुद मैं मुख से चाहूंगा आप एक बार कविता हमारे दर्शकों को पढ़ के बताएं। बहुत शुक्रिया दीपक। और आज मेरे लिए बतौर कवि एक बड़ा गर्व का क्षण है कि इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल पे मेरी कविता आई है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, हम 1.5 साल से इसको कवर कर रहे हैं कोविड को, और बहुत सारी भावनाएं जो हैं लोगों के मन की वो पढ़ पा रहे हैं, नज़दीक से महसूस कर पा रहे हैं। और एक मैं देख रहा हूँ कि वातावरण में एक उदासी है, एक निराशा है
और लोगों में अवसाद है, लोगों में फटीग, कोरोना फटीग आ गया है मानसिक तौर पे। उससे लड़ने के लिए मैंने कविता लिखी जो कुछ यूं है कि हो तिमिर कितना भी गहरा। थोड़ा सा मुझे लगता है नेटवर्क कंजेशन की वजह से, नेटवर्क की वजह से हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन जैसे उम्मीदें हमें कोरोना के खत्म के बाद एक अच्छे वक्त की है, ऐसी उम्मीद हमें हर्षवर्धन जी से भी है, और शायद फिर से कनेक्ट हो गए। जी जी माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल व्यवधान आ गया था। तो कविता जी। कुछ यूं है कि हो तिमिर कितना भी गहरा, हो तिमिर कितना भी गहरा, और रोशनी पे लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पे लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी। दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं सब अकेले, सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले। साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। क्या बात है। हो तिमिर कितना भी गहरा और हो रोशनी पर लाख पहरा, इस बुरे वक्त को जाना ही पड़ेगा। और ऐसी ही उम्मीद जगाती है कविता, बहुत खूब हर्षवर्धन जी ने लिखी है। और बेशक इसमें कोई दौमत नहीं है, अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सच्चाई छिपी है। मैं लौटूंगा आपके पास हर्षवर्धन प्रकाश जी। उसके पहले मैं साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सत्यकांत जी से मैं लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो सत्यकांत जी, कैसी लगी आपको ये कविता? क्या भाव उत्पन्न हुए इस कविता को सुनने के बाद, क्या कहेंगे? शानदार, जानदार और ऊर्जावान। जी। और इसे इंडियन आर्मी ने अपने ट्विटर पेज पे शेयर किया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये चाहूँगा सत्यकांत सर, क्योंकि लगातार हम हर रोज़ अनेकों विषयों पर, अनेकों बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमने इस पर फोकस रखा है कि आपकी और हमारी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन आप और हम उसी समाज से आते हैं जिस समाज की हम बात कर रहे हैं, कि समाज को ही तो आखिर ये जिम्मेदारी उठानी होगी। बीमार तो शायद बेड पे पड़ा है, हॉस्पिटल के, होम आइसोलेशन के, लेकिन उसके भीतर ये सकारात्मक वाइब्स पहुंचाना, सकारात्मक भाव पहुंचाना, बीमारी से लड़ने का भाव पहुंचाना, ये समाज की जिम्मेदारी, और उस समाज में आप और हम आते हैं। देखिए, इस कविता का जो मुख्य संदेश मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, वो हमको ये करना है कि बहुत सारे लोग केवल आलोचना, दोषारोपण, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया, ये अगर नहीं होता तो वो हो जाता है। मैं अपनी सोशल डिस्टेंसिंग ब्रीच कर रहा हूँ, मैं अपना मास्क हटा रहा हूँ, मैं बारात में जा रहा हूँ, मैं पार्टीज में जा रहा हूँ, मुझे कोविड इन्फेक्शन हो रहा है, मेरी वजह से मेरे पूरे घर को हो रहा है। मैं आलोचना सरकार की कर रहा हूँ, मैं आलोचना सरकार के आयोजनों की कर रहा हूँ, मैं व्यवस्था पर उंगली उठा रहा हूँ। इससे काम नहीं चलने वाला है। हो सकता है बहुत सारी दिक्कतें हों, हो सकता है बहुत सारे लोगों से गलतियां हुई हों, हो सकता है बहुत सारे लोगों से लापरवाही हुई हो, लेकिन हमें यहाँ पर एकजुट होते हुए दीपक अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं ही तो समाज हूं। अगर हम अपने सब एक एक करके हम सब ने अपनी जिम्मेदारी ले ली तो समाज पूर्ण हो जाता है, समाज की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। आलोचना का वक्त, दोषारोपण का ये काम तो हम कभी भी कर सकते हैं। फिलहाल अगले 30 दिन हमें बहुत एकजुट होकर के काम करना है। विश्व के सारे विशेषज्ञ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मई महीना भारत पर भारी पड़ सकता है, और जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है उसके हिसाब से देखें कि जो इन्फेक्शन है वो 15-20 दिन में अगर किसी को हो रहा है, मतलब वो नया है। तो इसकी चेन तोड़ने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, सकारात्मक सोच के साथ में इससे लड़ना होगा। लेकिन सत्यकांत सर, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ एक्सपर्ट्स का जैसा कि मानना है, वो अपनी सिर्फ एक रिपोर्ट कह लें या अपना एक आकलन कह लें, बता रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी है। बेशक पीक पीरियड जो भी होगा, आपको मुझको भी नहीं पता है कब आएगा, कितना ऊपर पीक ये जाएगा, लेकिन ये पीक सुन के भी अब थोड़ा बहुत डराता है कि अभी ये हालात है तो पीक में क्या हालात होंगे। इस भाव से, इस विचार से कैसे लड़ें? देखिए, टेक्निकल बात करें दीपक तो हम पीक हो गया, म्यूटेंट हो गया, वेरिएशन हो गया, लेकिन
अगर मैं मास्क पहनूंगा, अगर मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग ब्रीच नहीं करूंगा, अगर मैं अपनी बारी पे वैक्सीनेशन करवाऊंगा, तो पीक हो या कोई भी म्यूटेशन हो, ये 3 बेहद इफेक्टिव हैं। और आपको हो सकता है जो डर लगे, मैं हमेशा से कहता हूं कि थोड़ा बहुत जो डर है वो मोटिवेशन का काम करता है। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, अगर हम डरेंगे नहीं तो मास्क नहीं लगाएंगे, अगर हम डरेंगे नहीं तो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे। डर बेहद ज़रूरी है, जब एक सीमा को क्रॉस कर जाए तब हम उसे प्रॉब्लम कह सकते हैं। लेकिन ये हमें, हमारे विवेक का मामला है, हमारी जागृति का मामला है और हमारी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ मामला है कि हम अपना जो इस समय जो डिसीजन है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लें और इस समस्या से बच सके। बिल्कुल ठीक, कम शब्दों में बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं समझता हूँ दर्शकों को भी ये समझना चाहिए कि इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा चैलेंज या कोई ज़्यादा कठिनाई, ज़्यादा उलझन नहीं है, बहुत आसान तरीका है और बिल्कुल अच्छा वक्त आएगा। मैं फिर लौटूंगा हर्षवर्धन जी की तरफ। बहुत अच्छी कविता से शुरुआत की है उन्होंने। हर्षवर्धन जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस समाज की हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जिसमें आप और हम भी आते हैं, राजनीतिक गलियारों में हम ये सब देखते हैं कि राजनीतिक छींटाकशी चलती है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई प्रवक्ता से कुछ पूछते हैं तो वो जवाब देने की जगह दूसरी पार्टी पर सवाल खड़े कर देते हैं कि साहब आपने भी तो ये किया था। हम हमारी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, समाज अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है? आप क्या कहेंगे इस नकारात्मकता के दौर में बंसल न्यूज जो कार्यक्रम लेकर आया है, कैसे सकारात्मक रहें, समाज की भूमिका क्या हो? दीपक, मैं हमेशा कहता हूं कि महामारी से ट्रिपल एस फॉर्मूला से हम लड़ सकते हैं। ट्रिपल एस यानी कि समाज, सरकार और साइंस। समाज को भी भूमिका अपनी निभानी होगी, क्योंकि ये बीमारी मनुष्य से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है और सरकार के लिए कतई मुमकिन नहीं है कि सरकार हर घर के बाहर एक पुलिसमैन तैनात कर दे जो कि लगातार प्रोटोकॉल का पालन करने के लोगों को कहे। तो समाज की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम देख रहे हैं आज भी कई लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं और जब आपस में बात करते हैं तब मास्क अपनी दाढ़ी पे लगा लेते हैं। मसलन कोरोना वायरस दाढ़ी से अंदर घुसता हो, उसको ढक लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि समाज की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सरकार के पास संसाधन सीमित है और एक और मैं बात कहूं कि इसको हमको कम्युनिटी लेवल पे फाइट करना होगा। कम्युनिटी यानी कि आपका हाउसिंग अपार्टमेंट, आपका मोहल्ला, आपका समाज, आपकी जमात। जी, थोड़ा सा नेटवर्क कंजेशन हो गया है। हर्षवर्धन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि हमें किस तरह से फाइट करना है, किस तरह से लड़ना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह भी हो जाती है, जिस तरफ सरकार ने भी अपील की है, शिवराज सिंह चौहान खुद मध्य प्रदेश के सीएम कह चुके हैं कि क्यों ना आप स्वेच्छा से कॉलोनी वासी या जिस सोसाइटी में आप रहते हैं आप खुद कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। ये ज़रूरत ही ना पड़े कि पुलिस को डंडे चलाने पड़े। उस कॉलोनी के, उस सोसाइटी के युवा, जो देश के युवा है, वो खुद ये जिम्मेदारी ले, घर के बुजुर्गों को ये सिखाए कि आप घर पे रहिए, हम ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं, हमें कुछ दिन घरों में रहना है। जी, हर्षवर्धन जी कनेक्ट हो गए, अपनी बात पूरी रखिए। तो कम्युनिटी लेवल पे आपको कहीं ना कहीं एक क्रूसेड करना पड़ेगा, एक महायुद्ध छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने आसपास के लोगों को सेफ नहीं कीजिएगा तब तक इससे जीत पाना बहुत मुश्किल है। और एक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डॉक्टर साहब ने बताया कि वैसे ही आपको जीवन शैली में डालना होगा। ये कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं, अगले 2-3 साल में आपको बता दूं ये यहीं रहने वाला है। तो उसके साथ रहना पड़ेगा और ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इसके साथ ही हमारा जीवन है। तो कम्युनिटी आगे आए, सरकार को सहयोग दे और आलोचना के साथ साथ, अगर आप आलोचना करते हैं, सरकार की कमियां रही है, मैं मानता हूँ, सरकार सेकंड वेव को समय रहते एंटिसिपेट नहीं कर पाई, इंतजाम नहीं हो पाए, लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं? अब अपने आप को सेफ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बताइए। तो आलोचना हो, साथ में एक सकारात्मक समाधान भी हो कि आप ये कीजिए। केवल आलोचना से कुछ होने वाला नहीं ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आलोचना से कुछ होना नहीं है और आलोचना निश्चित होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से हो, किस मर्यादा में हो, ये भी ज़रूरी है। लेकिन हमारा उसमें पार्टिसिपेशन कितना है और कैसा है। सत्यकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि युवाओं का मैंने जिक्र किया, मध्य प्रदेश के सीएम ने भी बीते दिनों युवाओं से अपील की थी। समाज में युवा भी आता है और युवाओं की संख्या तो हमारे देश में बहुत बड़ी है। हम देख रहे हैं कि कई युवा इन दिनों, चूँकि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, घरों में हैं, एक जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं। हम अपेक्षा युवाओं से तो कर ही सकते हैं। उन युवाओं से आप क्या अपील करेंगे, समाज के युवाओं से?
मैं इस समय दीपक सबसे ये चाहता हूं कि हर इंसान को इस समय अपने अपने फील्ड के एक्टिविस्ट बनने की भूमिका है। हमारा समाज में कंट्रीब्यूशन केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि हमने क्या पढ़ाई की, हमने क्या आर्थिक संसाधन जुटाए। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। ऐसे में अगर हम 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जागरूक कर पाए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि हम खुद उस चीज़ को फॉलो करें। अगर मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मुझे मास्क लगाने के लिए, मुझे भीड़ में ना जाने के लिए अगर पुलिस को अपनी ऊर्जा व्यय करनी पड़ रही, तो मुझे लगता है इससे बड़ी विडंबना का विषय किसी भी युवा के लिए नहीं हो सकता है। आप इनअप्रोप्रिएटली घूम रहे हैं, आपके लिए इतने सारे संसाधन सरकार को वेस्ट करने पड़ रहे हैं आपको तरीके सिखाने के लिए, तो मुझे लगता है ये शर्म का विषय है। तो युवाओं से मेरी ये अपील है कि वो आगे आएँ, अपने घर में सबको वो जागरूक करें। और जैसा कि हर्षवर्धन जी ने बताया कि ये आज और कल की बात नहीं है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। अगले 2 साल 3 साल आप देख रहे हैं कि अभी है कि हमारे यहाँ अभी सेकेंड वेव की बात चल रही है और बाहर थर्ड वेव, फोर्थ वेव की बात चल रही है, तो वो हमारे देश में भी होने वाला है। तो आज से ही हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखें, आगे आएँ, वैक्सीनेशन को लेकर के सकारात्मक रहें, नकारात्मकता उसके बारे में नहीं फैलाएं कि उसकी वजह से कुछ हो जाएगा। बहुत सारे देखिए हमारे यहाँ डोज वैक्सीन के बर्बाद हुए 44 लाख के आसपास। तो अभी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको जागरूक करें वैक्सीनेशन के बारे में, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, और कम से कम मिनिमम आप अपने घर की तो जिम्मेदारी ले ही, और सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीफोनिकली जिनसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं उन सबको जागरूक कीजिए। और जहां तक संभव हो सके, हो सकता है कि आप सबकी हेल्प नहीं कर पाए, लेकिन जहां तक संभव हो इस समय सबकी हेल्प जरूर करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और निश्चित ही मैं अब एक कमेंट इस पर हर्षवर्धन जी से लेना चाहूँगा, क्योंकि हर्षवर्धन जी उस शहर से आते हैं जो इस वक्त मध्य प्रदेश का एपी सेंटर बना हुआ है। हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो उससे आगे इंदौर नज़र आता है। हर्षवर्धन जी, समाज की हम बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, आपकी हमारी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ऐसे में हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। जनप्रतिनिधि बैठक कर रहे हैं, लेकिन बड़ा अजीब लगता है मुझे। अभी कुछ देर पहले मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूंगा, हमने खबर भी चलाई, लेकिन जब एक जनप्रतिनिधि एक खास फ्रेटर्निटी को आरोप लगाते हुए कह दे कि आप कोरोना फैला रहे हैं, ये कितना उचित है? प्रतिनिधियों की भी तो समाज में बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, अगर मीडिया जिम्मेदार है कोरोना फैलाने का, तो फिर उन राजनीतिक रैलियों की क्या बात की जाए जो चुनाव के दौरान हुई? चुनावी रैलियों की क्या बात की जाए? मध्य प्रदेश में दमोह में क्या हुआ था कुछ दिनों पहले, या पश्चिम बंगाल में क्या हमने देखा? तो राजनेता केवल मीडिया कर्मियों पे कोई लांछन ना लगाएं। राजनेता पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वोटों के लालच में किस तरह उन लोगों ने कहीं न कहीं शमशान को निमंत्रण दिया है प्रत्यक्ष तौर पे। तो राजनेता मीडिया को दोषी न ठहराएं। दूसरी बात, सवाल ये है कि हमको एक कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ेगा इससे जीतने के लिए। अगर हम समाज को राजनेता या पत्रकार या विपक्षी दल या सत्तारूढ़ दल इसकी बात करेंगे, तो अब वो समय गया। प्री कोविड टाइम के हिसाब से नहीं सोचना है। पोस्ट कोविड टाइम में या प्रेजेंट कोविड टाइम में आपको एक अलग माइंडसेट अप्लाई करना होगा कि आप इस बीमारी से मिलके ही लड़ सकते हैं। मैंने इस जमीन पे एक कविता और लिखी, आपको सुना दूं मैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक और मेरी कविता है कि शत्रु पे आक्रमण जरूरी है, शत्रु पे आक्रमण जरूरी है, विजय निश्चित है, रण जरूरी है। शत्रु पे आक्रमण जरूरी है, विजय निश्चित है, रण जरूरी है, और वक्त तो ये भी गुजर जाना है, वक्त तो ये भी गुजर जाना है, धैर्य का हर एक क्षण जरूरी है। रुकिए मत लांघिए लक्ष्मण रेखा, रुकिए मत लांघिए लक्ष्मण रेखा, स्वयं पर नियंत्रण जरूरी है। और भय के संक्रमण से लड़ने को, भय के संक्रमण से लड़ने को आस का संक्रमण जरूरी है। और क्या पता प्रार्थनाएं फल जाएं, क्या पता प्रार्थनाएं फल जाएं, ईश तेरी शरण जरूरी है। क्या बात है, बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इस कविता के माध्यम से हर्षवर्धन जी ने कही है। और जिस शत्रु को हराने की बात कविता के माध्यम से हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, सत्यकांत जी, ये जो शत्रु है, एक बड़ा मसला ये भी है कि ये शत्रु अदृश्य है, ये दिखता नहीं है। और अभी इस शत्रु को मारने की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि आप अपने हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि अब ले देकर एक बार फिर सारी निगाहें जो है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पर आकर टिक जाती हैं कि इस अदृश्य खतरे को हमें जब हराना ही है, मारना ही है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि दवाई कब तक आएगी। वैक्सीन बहुत हद तक कारगर साबित हो रही है, लेकिन बस समाज एक ये अपेक्षा भी रखता है कि जल्द से जल्द इस बीमारी को हम दूर कर दें। लेकिन ये आसान नहीं, हर्षवर्धन जी ने भी कहा है 2-3 साल हो सकता है, शायद अभी और रहे। तो ऐसे में उनसे आप क्या कहेंगे? दीपक जी देखिए, ये किसी भी जो महामारी संक्रमण के रूप में फैलती है, ये इसका नेचर रहता है कि लगभग ये 60 से 70% पॉपुलेशन में हो सकती है। और एक हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं कि एक इम्यूनिटी का लेवल डेवलप हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है, फिर उसके बाद इसमें इस समस्या के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है और ये सामान्य फ्लू की तरह हो जाएगा, लेकिन इसमें समय लगने वाला है। ज़रूरत ये है कि अभी हमें ये जो हमारा दुश्मन है ये खतरनाक है, तो इससे कई बार बचना भी जीत है। इसलिए सरकारें, डॉक्टर साहब सबसे अपील कर रहे हैं कि बच के रहिए। समस्या ये हो रही है फैटर्निटी के साथ में कि जो डिमांड और सप्लाई उसमें इतना ज़्यादा और तेजी से अंतर आ गया है, इतना गैप बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग संसाधनों की कमी की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक अगर मिल जाएगा, अगर हम उस चेन को तोड़ देंगे, तो डॉक्टर्स के पास में हॉस्पिटल पे लोड कम पड़ेगा, जो इस समय सबसे बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी दिल्ली में एक बहुत ही नामी डॉक्टर ने अभी अपनी जान गंवाई, जिसका पूरी मेडिकल फैटर्निटी को बड़ा शोक हुआ और ऑक्सीजन की कमी से ऐसा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि लोड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के लिए भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर हम सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि अगर आप सावधानी बरतेंगे तो आपको इन्फेक्शन कम होगा। इन्फेक्शन कम होगा तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं और जो इंजेक्शंस की जरूरत कमी पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी। एक गैप, एक हमें टाइम मिल जाएगा। धीमे धीमे अगर ये संक्रमण आएगा तो बहुत सारी डेथ्स ऐसी हो रही हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, और प्रिवेंटेबल डेथ्स ऐसी हैं क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इस लोड को कम करने में पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, और वो आ सकती है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से। हर आदमी पूरे सब दोषारोपण कर रहा है लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, यहीं पर गड़बड़ी आ रही है। मेरी सबसे अपील है कि अगर आप फ्रंट लाइनर नहीं हैं और आपके घर में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि अभी आपके यहाँ खाने पीने की समस्या हो, तो आप अगले 30 दिन घर पर ही रहें। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इन्फेक्शन आपके घर में जन और धन दोनों हानि पहुंचा सकता है। इसलिए आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, कोई लॉस नहीं हो पैसे का, पर्सन का, तो वो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, एक शब्द देखिए मैं दर्शकों से कहूंगा, सत्यकांत जी ने कहा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इस अप्रोप्रिएट बिहेवियर को आपको पालन करना होगा। आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे, आपको क्या सलूक, आपका सलीका होना चाहिए इस मुश्किलात के वक्त में, ये बहुत कुछ हद पर निर्भर करता है। 30 सेकंड्स में हर्षवर्धन जी मैं चाहूँगा, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कई जगहों से फ्रस्ट्रेशन की खबरें आती है कि परिजन हो या डॉक्टर्स हो, अस्पताल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। फिर कुछ डॉक्टर्स हो या परिजन हो, ठीक है, हम लगातार सकारात्मक रहने की, धैर्य रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन बढ़ते केसेस और बढ़ती ये घटनाएं, ये बढ़ती खबरें, ये भी उस तरफ हमें बार बार ले जाती है। हम मन को वापस इधर लाते हैं, मन वापस वहां चले जाता है। आपकी आवाज मुझे लग रहा है ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही हर्षवर्धन जी। जी जी जी, अब आ रही है। इंसान की बीमारी को भी हरा देगा, इससे बड़ी बड़ी बीमारियों को हम हरा चुके हैं। बिल्कुल, बड़ी बीमारी को ही तो हमें हराना है, और इस चर्चा के जरिए हमारी भी कोशिश यही है कि हम उन कौन से एक्सपेक्ट्स पे हम खरे उतर सकते हैं, या हमारा एक बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड के टाइम में कैसा होना चाहिए, जिसका जिक्र सत्यकांत जी ने किया है। सकारात्मक हमें रहना है, धैर्य रखना है, हताश और मायूस नहीं होना है,
और गाइडलाइंस का पालन करना है बेसिक, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र, ये तो आम है, 1.5 साल से हम सुन ही रहे हैं। पालन आपको करना है, हमें करना है, तभी हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। सकारात्मक रहें हम और समझ के संभले, यही हमारी कोशिश है, यही बंसल न्यूज़ की मुहिम है। हर्षवर्धन जी और सत्यकांत जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। तो समझेंगे तो संभलेंगे, समझ तो हम रोज़ ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम संभल रहे हैं। हमें संभलना होगा, समझना होगा, लड़ना होगा, धैर्य रखना होगा। लगातार हम बंसल न्यूज़ के इस कार्यक्रम के जरिए यही अपील कर रहे हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।